हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। मैं सुषमा पॉलिटिकल साइंस की क्लास में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारा टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर, यानी आज हम प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट नंबर 5 हमने स्टार्ट किया है। उसमें लास्ट क्लास में हमने प्रेसिडेंट के बारे में पढ़ा था, यानी राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, उसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है, इन सब चीजों को हम समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये बीए फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है, इसमें यूनिट नंबर 5 और जो टॉपिक है वो प्राइम मिनिस्टर है। भारत में संसदीय शासन की स्थापना की गई है, यानी भारत अपना कैसा है, इसमें संसदीय शासन है। संसदीय जो सदनात्मक स्थिति भारत की, तो भारत में संसदीय शासन की स्थापना की गई है। संसदीय शासन व्यवस्था में देश की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद में निहित होती है, यानी जो संसदीय शासन प्रणाली होती है, भारत कैसा है, संसदीय शासन प्रणाली भारत में चलती है। तो जो संसदीय शासन व्यवस्था होता है देश में, उसमें कौन कौन प्रमुख होता है, यानी कार्यपालिका, और कार्यपालिका की जो शक्तियां होती हैं, और राष्ट्रपति और प्रधान जो मंत्रिपरिषद होते हैं, इसमें निहित होती हैं सभी शक्तियां। राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख है, और प्रशासन में मंत्रिपरिषद शासन की धुरी, यानी राष्ट्रपति क्या होता है, वो संवैधानिक प्रमुख होता है। कल भी हमने पढ़ा था कि जो राष्ट्रपति होता है वो प्रमुख होता है। भारत में जितने भी काम होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। उसके बाद देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। यानी आर्टिकल नंबर 74 में ये बताया गया है, संविधान में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए और उनको सलाह देने के लिए, देखिए यहाँ लिखा है, सहायता और परामर्श देने के लिए, सलाह मशवरा करने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, और मंत्रिपरिषद जो होगी उसका अध्यक्ष कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। तो समझ में आया कि प्रधानमंत्री कौन होता है, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। और मंत्रिपरिषद कौन होता है, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, परामर्श देते हैं। यह मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी जो मंत्रिपरिषद है वो किसके प्रति उत्तरदायी होगी, किसके प्रति जवाबदेही होगी, तो लोकसभा के प्रति जवाबदेही होगी। अपना दो सदन होता है, लोकसभा और राज्यसभा। तो जो मंत्रिपरिषद होती है वो लोकसभा के प्रति जवाबदेही होती है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श को मानने के लिए बाध्य, यानी जो मंत्रिपरिषद परामर्श देंगे उसको राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य है। व्यवहार में राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों का वास्तविक प्रयोग राष्ट्रपति को सहायता एवं परामर्श देने वाली मंत्रिपरिषद ही करती है। यानी वास्तव में देखा जाए तो राष्ट्रपति को जो शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, वो कौन देखता है, जो राष्ट्रपति की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति को सहायता देने वाले जो मंत्रिपरिषद होते हैं वही करते हैं। देखिए इस प्रकार मंत्रिपरिषद ही वास्तविक कार्यपालिका, मंत्रिपरिषद में क्या होती है, वास्तविक जो कार्यपालिका होती है उसकी शक्ति किसमें निहित होती है, मंत्रिपरिषद में, जैसे प्रधानमंत्री में और जो अन्य मंत्री हैं उनमें। उसके बाद देखते हैं, और मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है, प्रधानमंत्री। इसलिए जो समस्त शक्तियां होती हैं वो प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। और जो राष्ट्रपति होते हैं वो नाम मात्र के प्रमुख होते हैं, जो प्रधानमंत्री होते हैं वो वास्तविक प्रमुख होते हैं। विद्वान जॉन मेरियट ने कहा है, यानी इस संदर्भ में जो विद्वान जॉन मेरियट हैं उन्होंने क्या कहा है कि मंत्रिपरिषद वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त राजनीतिक मशीन घूमती है। यानी जो मंत्रिपरिषद है एक ऐसी एक्सिस है, एक ऐसी धुरी है जिसके चारों ओर समस्त राजनीतिक मशीन घूमती है। इसका मतलब कि मंत्रिपरिषद के सलाह मशवरे पर ही जो राष्ट्रपति हैं जो मंत्रिपरिषद को सलाह देते हैं, जो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं मंत्रिपरिषद, तो जो राजनीतिक मशीन है वो इनकी चारों ओर ही घूमती है, ऐसा इन्होंने कहा है। किसने कहा है, तो जॉन मेरियट ने कहा है। मंत्रिपरिषद ही राज्य की नीतियों का निर्धारण करती है, यानी जो मंत्रिपरिषद है वो क्या करती है, राज्य में कौन सी नीतियों को लागू करना चाहिए, कौन सी नीतियां राज्य के लिए अच्छी होंगी, इनका निर्धारण कौन करता है, मंत्रिपरिषद करते हैं। ग्लेडस्टोन ने क्या कहा है, ग्लेडस्टोन ने कहा है कि कैबिनेट सूर्य पिंड है जिसके चारों ओर अन्य पिंड घूमते हैं। यानी जो कैबिनेट है, जो मंत्रिपरिषद है वो क्या है, एक सूर्य है, मतलब सूर्य जैसे पिंड है, और उसके चारों ओर क्या होते हैं, अन्य पिंड घूमते रहते हैं। तो उसी प्रकार का है कि जो कैबिनेट है, यानी जो मंत्रिपरिषद है वो सूर्य की भांति एक पिंड है। इसीलिए रैमजेमोर का कथन है, यहाँ पर देख सकते हैं, इसलिए कौन का है, रैमजेमोर का कथन क्या है कि पूर्णतः सत्य है कि मंत्रिपरिषद राज्य रूपी जहाज का परिचालक यंत्र, यानी जो मंत्रिपरिषद होता है वो क्या होता है, राज्य को, जो राज्य रूपी यानी राज्य को चलाने वाले जहाज का परिचालक यंत्र है। और लावेल ने क्या कहा है, लावेल का जो मत है वो देखते हैं, मंत्रिमंडल राजनीतिक भवन की आधारशिला है। यानी उन्होंने कहा है कि जो मंत्रिमंडल है वो राजनीतिक जो भवन है उसकी आधारशिला है। इस प्रकार ब्रिटेन के समान भारत में मंत्रिपरिषद का महत्वपूर्ण स्थान, जिस तरीके से ब्रिटेन में मंत्रिपरिषद का महत्वपूर्ण स्थान होता है, उसी प्रकार से भारत में भी
जो मंत्रिपरिषद है उनका इम्पोर्टेंट रोल है। उसके बाद देखते हैं मंत्रिपरिषद की रचना या संगठन कैसे होता है। मंत्रिपरिषद की जो कैबिनेट की रचना है और उसका जो संगठन है उसके बारे में समझेंगे। मंत्रिपरिषद की रचना एक जटिल प्रश्न है। इनमें कुछ सैद्धांतिक तथा अनेक व्यवहारिक प्रश्न निहित होते हैं। मंत्रिपरिषद की रचना निम्नलिखित कारण है, यानी इनकी रचना किन कारणों से की जाती है यहाँ पर देखते हैं। जैसे प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो गई, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे की जाती है उनके बारे में पढ़ेंगे। जो प्रधानमंत्री हमारा टॉपिक है, ये आर्टिकल नंबर 75 में प्रधानमंत्री के बारे में बताया गया है कि आर्टिकल नंबर 75(1) में प्रधानमंत्री नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति की। और जो प्रधानमंत्री के बारे में हम पढ़ रहे हैं, भाग 5 में, संविधान के भाग 5 में इसका उल्लेख किया गया है। और सबसे पहले ये जानते हैं कि जो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होता है वही प्रधानमंत्री बनता है। यानी अगर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो सबसे पहले उसे लोकसभा या राज्यसभा की जो है सदस्यता ग्रहण करनी पड़ेगी। अगर वो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं है, प्रधानमंत्री बन गया, तो 6 माह के अंदर उसे क्या होगा, लोकसभा या राज्यसभा की जो सदस्यता है वो ग्रहण करनी पड़ती है, वरना उसे अपने पद से त्याग पत्र देना पड़ेगा। चलिए देखते हैं अब इनकी नियुक्ति कैसे राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आप सबसे पहले ये समझते हैं कि राष्ट्रपति इन प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त करते हैं, अपॉइंट करते हैं। इनका इलेक्शन नहीं होता है, इनका चुनाव नहीं होता है। ये जो बहुमत दल का नेता वही होता है, वही प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया जाता है। तो प्रधानमंत्री को इलेक्ट किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। देखिए संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। यानी आर्टिकल नंबर 75(1) में क्या लिखा है कि जो प्राइम मिनिस्टर होंगे देश की, उनको कौन अपॉइंट करेगा, तो राष्ट्रपति करेंगे। परंतु व्यवहार में राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति केवल औपचारिकता मात्र ही है, क्योंकि राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को ही प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। यानी प्रधानमंत्री कौन बन सकता है, जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है उसे ही नियुक्त किया जाता है। परंतु यदि लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिला हो, देखिए अगर लोकसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत न मिला हो तो राष्ट्रपति स्वविवेक से उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करेगा, जिसे लोकसभा में स्पष्ट बहुमत का विश्वास प्राप्त है। यानी यदि उसे लोकसभा से बहुमत नहीं मिलता है तो जो राष्ट्रपति अपने विवेक के पूर्वक प्रधानमंत्री को नियुक्त कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कैसे की जाती है उसके बारे में समझते हैं। संविधान के अनुसार अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा किए जाने की व्यवस्था है। संविधान में क्या लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति प्रेसिडेंट करते हैं, और जो अन्य मंत्रिमंडल होते हैं, जो अन्य कैबिनेट होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री। जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री अन्य मंत्री पर चुनता है, प्रधानमंत्री जिसको कहे और राष्ट्रपति उसको उस पद पर नियुक्त करते हैं। देखिए राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में भी स्वतंत्र नहीं, यानी राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार किसी भी जो अन्य मंत्री है उनको नियुक्त नहीं कर सकते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का परामर्श मानने को बाध्य है, यानी जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री जो सलाह देते हैं उसको मानने के लिए बाध्य है। राष्ट्रपति स्वेच्छा से एक भी मंत्री की नियुक्ति नहीं कर सकते, यानी राष्ट्रपति अपनी इच्छा अनुसार मंत्रियों की नियुक्ति नहीं कर सकते, प्रधानमंत्री की सलाह पर ही करेंगे। उसके बाद क्या है, क्योंकि मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होता है, यानी जो मंत्रिपरिषद होते हैं वो लोकसभा के प्रति जवाबदेही होते हैं। और लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है, जैसे मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री द्वारा अन्य मंत्रियों की जो सूची तैयार की जाती है, उन्हें राष्ट्रपति उन्हीं को अन्य मंत्रियों के पद पर नियुक्त करते हैं। इसलिए क्या होता है, वो जवाबदेही होते हैं। तो जिनको प्रधानमंत्री जिनकी सूची तैयार करते हैं जिस पद के लिए, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, उसी पद पर उन्हें नियुक्त करते हैं। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री भी अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करने में पूर्णतः स्वतंत्र नहीं, यानी जो प्रधानमंत्री वो भी अन्य जो मंत्री लोग हैं उनकी नियुक्ति करने के लिए पूरी तरीके से आजाद नहीं है। मंत्रियों की सूची तैयार करते समय, यानी जब प्रधानमंत्री मंत्रियों की सूची तैयार करते हैं उस टाइम पर क्या होता है, करते समय या मंत्रियों की नियुक्ति करते समय उसे कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जैसे जो प्रधानमंत्री है वो भी किसी भी व्यक्ति को मंत्रियों की सूची में नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि जो मंत्रिपरिषद है उनको बनाने के लिए प्रधानमंत्री उससे पहले क्या करते हैं, जब सूची तैयार करनी पड़ती है उससे पहले मंत्रियों की नियुक्ति करते समय उनमें कुछ विशेष बातें होती है जिनका ध्यान रखना पड़ता है। तो कौन-कौन सी बातें हैं जिसके आधार पर प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद को चुनते हैं, तो देखिए यहाँ पर समझते हैं। फर्स्ट क्या है, मंत्रिपरिषद के सभी सदस्य उसकी अपने ही राजनीतिक दल के, यानी प्रधानमंत्री किसको चुनता है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जब करनी होती है राष्ट्रपति के द्वारा तो प्रधानमंत्री चुनता है व्यक्ति को, जिसको प्रधानमंत्री कहता है उसको ही राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं।
तो उसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए कि जो मंत्री परिषद यानी जो कैबिनेट जिनको प्रधानमंत्री अन्य पद पर नियुक्त कराना चाहते हैं, वो कैसे होने चाहिए? उन्हीं के दल के होने चाहिए, यानी जिस दल से वो प्रधानमंत्री हैं, उसी दल से यानी उनके ही अपने ही राजनीतिक दल से होने चाहिए जो अन्य मंत्री हैं। उसके बाद दूसरा कंडीशन क्या है? वे प्रधानमंत्री के विश्वास पात्र होने चाहिए। फिर तीसरा कंडीशन क्या है? वे दल के प्रभावशाली हो तथा दल के विश्वास पात्र हो, यानी जिस दल में वो हैं, वो उस दल में प्रभावशाली हों और उस दल के विश्वास पात्र होने चाहिए। किसी और दल के व्यक्ति को नहीं नियुक्त कर सकते। वे देश के प्राय सभी क्षेत्रों, संप्रदाय एवं वर्गों का न्याय संगत प्रतिनिधित्व कर सकें, यानी वो देश के सभी जो क्षेत्र हैं, जितने भी संप्रदाय, जितने भी वर्ग हैं, उनका क्या करें? न्याय संगत प्रतिनिधित्व करें, ऐसे व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है। और फिफ्थ कंडीशन क्या है? वे इतने योग्य हो कि अपने पदों के दायित्वों का भली-भांति निर्वाह कर सकें। वे अपने विभाग का देने तथा विरोधी दलों के प्रश्नों के उत्तर दे सकने की योग्यता रखते हैं, यानी वो उनके अंदर इतनी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपने जो उनको पद दिया गया है, उसका जो दायित्व है, उसको भली-भाँति से उसको अपने जो दायित्व है, उसको पूरा कर सके और जो अपने विभाग या फिर विरोधी दल के जो नेता होते हैं, उनके प्रश्न जो होंगे, उनके जो वाद-विवाद होते हैं, उनको देने की इतनी योग्यता होनी चाहिए उस व्यक्ति के अंदर। तो उन्हें अन्य मंत्रियों के पद पर नियुक्त किया जाता है। उसके बाद देखिए तीसरा कंडीशन क्या है? मंत्रियों की लिए योग्यता यानी जो मंत्री हैं उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए उसके बारे में हम समझते हैं। देखिए, संविधान द्वारा यद्यपि मंत्रियों के कोई शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं की है, यानी कोई शैक्षिक जो योग्यता है उसके बारे में तो यहाँ पर डिफाइन नहीं किया गया है कि कितना शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। लेकिन परंतु व्यवहार में शिक्षित, योग्य व अनुभवी व्यक्ति यानी ये तो उनकी शिक्षा के बारे में, योग्यता के बारे में नहीं बताया गया कि उनके पास कितनी शैक्षिक योग्यता है। लेकिन यह ज़रूर डिफाइन किया गया है कि शिक्षित और योग्य और जो अनुभवी व्यक्ति होंगे, अनुभवी व्यक्ति उनको ही मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। संविधान के अनुसार यानी संविधान के अनुसार क्या है? मंत्रिपरिषद के सभी सदस्यों के लिए संसद का सदस्य होना आवश्यक है, यानी मंत्रिपरिषद के सदस्य बनने से पहले उन्हें संसद का सदस्य होना चाहिए। यदि प्रधानमंत्री किसी ऐसे व्यक्ति को मंत्रिपरिषद में सम्मिलित कर लेता है, जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, तो उस व्यक्ति को मंत्री पद पर नियुक्त की तिथि से 6 माह के भीतर संसद से किसी सदन का सदस्य निर्वाचित होना अनिवार्य है। यानी अगर प्रधानमंत्री किसी ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करते हैं, ऐसे व्यक्ति का जो लिस्ट है सूची में ऐसे व्यक्ति को जोड़ते हैं जिनको राष्ट्रपति नियुक्त कर देंगे अन्य मंत्रियों अन्य किसी पोस्ट पर या जो अन्य मंत्रियों की बात की जा रही है यहाँ पर, तो अगर वो किसी संसद के किसी दल से नहीं यानी या ना तो लोकसभा के सदस्य है, ना तो राज्यसभा के सदस्य हैं और उन्हें अगर नियुक्त किया गया है, तो जब वो अपने पद पर नियुक्त हो जाते हैं, तो उससे 6 महीने के अंदर-अंदर उन्हें किसी भी सदन का सदस्यता ग्रहण करना पड़ेगा। किसी सदन का सदस्य निर्वाचित होना अनिवार्य है। यदि वह इस अवधि में निर्वाचित नहीं हो पाता, तो उसे अपने पद से हटना पड़ता है। यदि वो या तो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य नहीं बन पाता, तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ेगा। सामान्यतः ऐसे व्यक्ति को जिसे प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद में सम्मिलित करना चाहते हैं, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति द्वारा उसे मनोनीत करा लेता है। व्यावहारिक दृष्टि से अन्य योग्यताओं के संबंध में प्रधानमंत्री द्वारा ही विचार किया जाता है। उसके बाद जो 4th कंडीशन है वो क्या है? मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या यानी मंत्रिपरिषद की जो सदस्य संख्या है वो कितनी होनी चाहिए? देखिए, मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या संविधान द्वारा निश्चित नहीं की गई है, परंतु सामान्यतः लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के लगभग 10% संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्य होते हैं। यानी जो इनकी संख्या है वो तो संविधान के द्वारा डिफाइन नहीं की गई है, लेकिन जो लोकसभा है इनके कुल सदस्यों के लगभग 10% जो संघीय मंत्रिपरिषद में सदस्य होते हैं। इस आधार पर मंत्रिपरिषद की सदस्य संख्या 50 और 56 के मध्य रखी जाती है, जिनमें 12 से लेकर 20 तक कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। उसके बाद जो हमारा टॉपिक है, वो है मंत्रिपरिषद का कार्यकाल यानी जो कैबिनेट है उनका टेन्योर कितना होता है, जो मंत्रिपरिषद है उनके जो कार्यकाल है वो कितने टाइम तक अपने पद पर नियुक्त रहते हैं, उनके बारे में बताया गया है। मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, मंत्रिपरिषद तभी तक अपने पद पर रहती है जब तक उन्हें संसद का विश्वास प्राप्त हो, यानी मंत्रिपरिषद जो है उनका काल एक टाइम निश्चित नहीं होता है, वो जब उतने समय तक अपने पद पर बने रहेंगे जब तक उन्हें संसद जो है संसद का वो विश्वास प्राप्त करते रहते हैं। मंत्रिपरिषद अधिक से अधिक लोकसभा के कार्यकाल तक अर्थात 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं। यानी जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल होता है। तो अपने पद पर उतने टाइम तक बने रहते हैं। व्यक्तिगत रूप से
किसी मंत्री का कार्यकाल प्रधानमंत्री के प्रति विश्वास पर निर्भर करता है, यानी व्यक्ति का जो कार्यकाल है, जो मंत्री का कार्यकाल है, वो किसके विश्वास पर निर्भर करता है? प्रधानमंत्री के। प्रधानमंत्री उसे हटा भी सकते हैं। इसके अतिरिक्त जब जब तक प्रधानमंत्री के दल को लोकसभा का बहुमत एवं विश्वास प्राप्त रहता है, उस समय तक मंत्रिपरिषद अपने पद पर सुरक्षित रह सकती है। यानी जब तक लोकसभा से मंत्रिपरिषद जो मंत्री हैं, प्राइम मिनिस्टर है, उनको जब तक बहुमत मिलता रहता है, तब तक वो अपने पद पर बने रहते हैं और जो अन्य मंत्री हैं, वो भी सुरक्षित बने रहते हैं। इसीलिए लोकसभा के समान मंत्रिपरिषद का कार्यकाल भी 5 वर्ष के समान समझा जाता है। यानी जिस तरीके से लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है, उसी प्रकार से जो मंत्रिपरिषद है, उनके कार्यकाल को भी 5 वर्ष माना जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या पढ़ा? प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ा और जो मंत्रिपरिषद है, प्रधानमंत्री किससे नियुक्त किया जाता है और प्रधानमंत्री को अपॉइंट करते हैं राष्ट्रपति। तो उनके बारे में हमने समझा और जो अन्य मंत्रिपरिषद है, उनको कौन अपॉइंट करते हैं? राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, लेकिन किसके सलाह पर? प्रधानमंत्री की सलाह पर। और वो अपने पद पर कब तक बने रहते हैं? सामान्यतः देखा जाए तो जब तक लोकसभा का कार्यकाल यानी 5 वर्ष तक होते हैं, उससे पहले भी उन्हें पद से हटाया जा सकता है। जब तक प्रधानमंत्री कब तक बने रह सकते हैं? जब तक बहुमत दल से वो उनको लोकसभा या राज्यसभा से, वो जिस भी दल से हो, लोकसभा से बहुमत मिलता रहेगा, तब तक प्रधानमंत्री अपने पद पर बने रहते हैं। आई होप जो प्रधानमंत्री का टॉपिक था आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अपने देश में कुल कितने प्रधानमंत्री हुए, इनके बारे में थोड़ा-सा समझ लेते हैं। देखिए, अपने देश में कुल प्रधानमंत्री कितने हुए? तो व्यक्ति की बात करेंगे तो 17 व्यक्ति अब तक प्रधानमंत्री 17वीं बार अब तक प्रधानमंत्री जो अपने देश के प्रधानमंत्री हैं, वो 17वीं बार हैं। लेकिन अगर व्यक्ति की बात करें, तो व्यक्ति के 14वें नंबर के व्यक्ति हैं। प्रधानमंत्री जो मोदी हैं, वो कौन-से व्यक्ति हैं? यानी 14वें व्यक्ति हैं और अगर उनके नंबर की बात करेंगे, तो वो 17वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। क्योंकि कई जो व्यक्ति हैं, कई प्रधानमंत्री एक से अधिक बार भी प्रधानमंत्री बने हैं, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो 14वें प्रधानमंत्री होंगे। लेकिन अगर नंबर की बात करें कि कितनी बार अब तक प्रधानमंत्री बने, तो 17 बार बन चुके हैं। बारे में बात करेंगे। ये सब जो है राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद हम देखेंगे जो हमारा टॉपिक है आज का वो प्रधानमंत्री रहा था। तो राज्यसभा के सदस्य जो प्रधानमंत्री बने थे वो कौन था? इंदिरा गांधी थी, एचडी देवगौड़ा थे और इंद्र कुमार गुजराल थे और डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। ये लोग राज्यसभा से प्रधानमंत्री बने थे। और कभी पूछा जाता है कि सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री कौन बना था? तो राजीव गांधी सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद पूछेंगे अगर सबसे अधिक उम्र में कौन प्रधानमंत्री बना था? तो मोरारजी देसाई जो है सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने थे और सबसे लंबा जो कार्यकाल रहा था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा था। लेकिन वर्तमान में बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी कार्यकाल उनके समान हो चुका है। तो आई होप आपको जो समझ में आया होगा टॉपिक। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।